Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR। बच्चों आज से इस क्लास से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड ऑल दैट, वो सब चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी। आज इस क्लास से बच्चों आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। आज ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि क्योंकि हम 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन A B C D E F। पर बच्चों हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं आपको बेसिक से एक एक चीज को एग्जांपल्स के साथ में पढ़ाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बच्चों सेक्शन ए के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ना हम शुरू करेंगे। सेक्शन ए का ये चैप्टर है, यहां से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 2022 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बच्चों देखिए, आपके चैप्टर का नाम है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूं और इस चैप्टर के अंदर जाऊं, उससे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, सीएमए के स्टूडेंट्स को इन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। और बच्चों ये सब चीजें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें क्यों पढ़ने होते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे, ये सभी चीजों को मैं आपको एक कहानी के थ्रू बता दूं। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल पर ले चलता हूं, हम लोग वो एग्जाम्पल सुनेंगे बड़े ध्यान से, प्यार से आप उस एग्जाम्पल को सुनिएगा बच्चों, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर ये जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है शक्तिमान। और बच्चों इनका नाम तो आप लिखा हुआ देख ही रहे हो, इनका नाम है चाचा चौधरी। ठीक है जी। तो बच्चों एक बार की बात है, शक्तिमान ने चाचा चौधरी से पूछा कि चाचा जी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर क्या होते हैं। तो चाचा चौधरी बोले, शक्ति बेटा, शक्तिमान बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, पॉलिसीज होती है। इंडिया की कोई भी कंपनी जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, इंडिया की कोई भी कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, जो कि करने पड़ते हैं, हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स हर कंपनी को बनाने पड़ते हैं। इंडिया की कोई भी कंपनी अगर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, तो उसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। उसे अपने अकाउंट्स, उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाने पड़ते हैं, उनको फॉलो करते हुए बनाने पड़ते हैं, उनको फुलफिल करते हुए बनाने पड़ते हैं, उसी फॉर्मेट में बनाने पड़ते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिए हुए हैं। तो शक्तिमान को एक बात समझ में आई है
कि यार ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये एक तरह के रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, और इनके अंदर प्रैक्टिकली फॉर्मेट दिया गया है कि भैया कोई भी कंपनी अपना अगर ये वाला अकाउंट्स या ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो इस तरह से बनाएगी, ये फॉर्मेट है, उसमें ये चीजें इंक्लूड होंगी, ये माइनस करी जाएंगी, और तब जाकर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ये बात तो शक्तिमान के समझ में आ गई। शक्तिमान ने फिर चाचा जी से बोला कि चाचा जी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुए, कैसे आए ये इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो चाचा जी बोले, शक्ति बेटा, देखो इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि एकदम से इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए या सबसे पहले इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था? एक्चुअली में ये हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले IFRS आए थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, ये उसमें स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये आए थे पहले, लेकिन IFRS आया था सबसे पहले, और वो इंटरनेशनल लेवल पर आया था। उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपने लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए। तो अभी तक शक्तिमान की समझ में क्या आया? अभी तक शक्तिमान की समझ में ये आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोसीजर है, और जिनको कोई भी कंपनी जब अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले फॉर्मेट को फॉलो करके अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। उन्हीं रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर को फॉलो करके उसे ये स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगे। तो शक्तिमान ने चाचा जी से पूछा कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुए? चाचा जी बोले, शक्ति बेटा, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं, बल्कि पहले इंटरनेशनल लेवल पर IFRS आया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज ने बनाए थे। उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपने लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। शक्तिमान बोला, चाचा जी ये जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या है? तो आपने कंफ्यूज कर दिया चाचा जी। हम बोल रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, आपने समझाया, हमने पूछा इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, आपने बोला पहले इंटरनेशनल लेवल पर IFRS आया, उनको फॉलो करके इंडिया ने अपने लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। ये IFRS क्या बला है, ये तो समझाओ। तो चाचा जी बोले, शक्ति बेटा बड़े ध्यान से और प्यार से समझो, बहुत छोटी सी कहानी। देखो दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री, अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, कोई भी देश, इस वर्ल्ड का कोई भी देश, कोई भी कंट्री, उनके अंदर जो कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज अपने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं, ये बात श्योर। चाहे से कंपनी किसी भी कंट्री, किसी भी देश की है, दुनिया के अंदर कहीं भी सिचुएटेड है, उसको अपने अकाउंट्स तो बनाने होते हैं, ये बात तो सही। और अब अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंट्री के कंपनी के अकाउंट से कंपेयर करते हैं कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, दूसरी कंपनी ज्यादा कमा रही है, कम कमा रही है। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये बोला कि यार देखो, जैसे ये जापान है, बोला जापान, अमेरिका, बोले यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से, हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया अपने अकाउंट्स बनाता है अपने फॉर्मेट के हिसाब से, इंग्लैंड अपने अकाउंट्स बनाता है अपने फॉर्मेट के हिसाब से, रशिया अपने अकाउंट्स बनाता है अपने फॉर्मेट के हिसाब से। क्यों ना हम सब लोग मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स बना लें, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग मिलकर कुछ स्टैंडर्ड्स बना लें कि भैया दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर कंपनी है, वो कंपनी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी, ताकि जब हम कंपैरिजन करेंगे
उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। ऐसा सोचा और सोचकर उन्होंने IFRS बना लिया। क्या बना लिया? उन्होंने बना लिया IFRS। वो स्टैंडर्ड्स IFRS थे जो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट लाने के लिए बनाई। और बहुत सारी कंट्रीज ने IFRS को मान रहे हैं और इनको फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाते थे, बना रहे हैं। लेकिन जब इंडिया के पास में ये IFRS पहुंचे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पहुंचे, तो इंडिया बोला कि देखिए सर, बात ऐसी है कि हमारे इंडिया का मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। हमारे इंडिया का मार्केट वैसा नहीं है जैसा अदर कंट्रीज का है। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत पोटेंशियल है। कोई भी यहां अपना माल बेचने के लिए आएगा, प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ के ट्रांजैक्शन थोड़े अलग होते हैं बाकी लोगों से। तो ये जो IFRS आपने बनाए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो IFRS आपने बनाए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हम इनको एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएंगे इंडिया में। हम इनको इंडिया के अंदर एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें इनके अंदर, हम इन्हें फॉलो करेंगे। हम, इंडिया वालों ने मना नहीं किया, इंडिया वालों ने ये नहीं बोला कि जैसे दुनिया की सभी कंट्रीज IFRS को फॉलो कर रही है वैसे हम नहीं करेंगे। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया का मार्केट थोड़ा सा अलग है, तो हमें इनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें इनके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इंडिया ने वो जो IFRS थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनके अंदर मॉडिफिकेशन किया, उनके अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जो इंडियन मार्केट को देखते हुए बनाए गए, और उनका नाम रखा गया इंड AS। उनका क्या नाम रखा गया? इंड AS, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनका नाम रखा गया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक आपको? तो बच्चों, अभी तक शक्तिमान और चाचा चौधरी के बीच में जो बात चल रही थी, उसमें शक्तिमान को 3 बातें समझ में आ गई। शक्तिमान को एक तो ये समझ में आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। इंडिया की अगर कोई कंपनी अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही है, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जिस तरह का फॉर्मेट है, जो जो चीजें लिखी हुई है, जो जो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होने चाहिए, जो जो ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड होने चाहिए, वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर उसकी समझ में यह आ गया कि इंडिया के अंदर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आए थे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, और वो बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर दिए थे। तो इंडिया जो है वो भी अप्लाई करना चाहता था, लेकिन इंडिया को यह पता था कि उसका मार्केट थोड़ा सा अलग है, वहां के ट्रांजेक्शन थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इंडिया IFRS को एज इट इज सभी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई नहीं कर पाया, बल्कि उसने IFRS के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और अपने इंडिया के लिए बना लिया इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए। शक्तिमान को यहां तक की बात बच्चों समझ में आ गई, पर शक्तिमान के दिमाग में अभी और भी क्वेश्चंस हैं। शक्तिमान ने पूछा, चाचा जी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर इंडिया में एप्लीकेबल कब हुए? इंडिया में कब से चालू हुए? इंडिया में कब से लागू हुए? चाचा चौधरी बोले, देखो शक्ति बेटा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर एप्लीकेबल तो 2015 में हो गए थे। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडिया के अंदर एप्लीकेबल तो 2015 में हो गए थे। क्लियर है? लेकिन उस टाइम पर ये वॉलेंट्री बेसिस पर हुए थे। वॉलेंट्री बेसिस का मतलब है कि 2015 में इंडिया के अंदर इंड AS तो आ गया था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आ गए थे, लेकिन ऐसा था कि वॉलंटरी बेसिस पे था। मतलब ऐसा नहीं था कि कंपनीज के ऊपर कंपलसरी कर दिया कि आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, वॉलंटरी छोड़ दिया। आप करना चाहो तो कर लेना, हालांकि करोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा हो गया 2015 में जब ये एप्लीकेबल हुए, लेकिन 2016 से
ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इनको मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। अब कंपनीज को अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इनको फॉलो करना जरूरी हो गया था। तो शक्तिमान की समझ में आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। शक्तिमान को समझ में आ गया, पहले आईएफआरएस इंटरनेशनल लेवल पे आया, इंडिया ने उनको मॉडिफाई करके अपने लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। शक्तिमान को यह समझ में आ गया कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर 2015 में एप्लीकेबल हुए थे, लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे था, कंपनीज की मर्जी थी, फॉलो करो मत करो। लेकिन नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद 2016 से कंपलसरी हो गया, कंपनी को फॉलो करना जरूरी। बोल ठीक है। शक्तिमान बोला बोला चाचा जी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या इंडिया की सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं? बोला ना 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 ना, इंडिया की सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होते। एक टेबल है जो मोहित सर अभी पढ़ाएंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि भैया किस किस पर एप्लीकेबल होते हैं। सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो शक्तिमान बोला चाचा जी वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हुए ही नहीं कभी, जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी एप्लीकेबल हुए ही नहीं? बोला हाँ उनके बारे में मैं बता देता हूं, जिनके ऊपर कभी एप्लीकेबल हुए ही नहीं, आज भी नहीं है। अगर कोई कंपनी एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, या फिर बैंकिंग कंपनी, याद रखिएगा बच्चों बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस होता है। बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर होता है, पेपर नंबर 13 लॉ में पढ़ाया आपने। तो के ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी एप्लीकेबल नहीं? एक है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक है बैंकिंग कंपनीज, एक है इंश्योरेंस कंपनीज, एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सिटीज के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं, और एक है रूरल रीजनल बैंक आरआरबी, है ना। ये रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं, ये अर्बन एरियाज में बनाए जाते हैं। इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शक्ति बेटा आज तक एप्लीकेबल नहीं। तो शक्तिमान को अभी तक की काफी बातें समझ में आई बच्चों। उन्हें समझ में आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज है। इंडिया की जो कंपनीज अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही हैं उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में पहले नहीं आए थे, पहले इंटरनेशनल लेवल पे आईएफआरएस आए थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और जो कि बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे उनको अडॉप्ट कर रही थी, फॉलो कर रही थी। पर इंडिया को जब ये फील हुआ कि भैया हमारे यहाँ तो मार्केट अलग है, बिजनेस अलग है, ट्रांजेक्शन अलग है, हम इन आईएफआरएस वाले स्टैंडर्ड्स को एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएंगे भैया, तो फिर इंडिया वालों ने अपने लिए मॉडिफाई कर दिया उन आईएफआरएस को और बनाया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई 2015 में हुए थे इंडिया के ऊपर, लेकिन तब वॉलंटरी बेसिस था, कंपनीज की मर्जी थी, फॉलो करो करो मत करो। लेकिन 2016 से इनको कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया कुछ कंपनीज के ऊपर। हालांकि कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी एप्लीकेबल हुए ही नहीं, और वो कौन कौन सी हैं? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। ये वो बैंक है जिनके ऊपर कभी भी एप्लीकेबल हुए ही नहीं थे आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शक्तिमान को यहां तक की बातें समझ में आई, लेकिन स्टूडेंट शक्तिमान के और भी सवाल हैं। और नेक्स्ट सवाल ये है कि चाचा जी इंडिया में टोटल कितने इंड एएस बनाए गए? चाचा जी बोले देख बेटा बनाए तो 42 गए थे, 42 स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे इंडिया में, लेकिन उनमें से 3 स्टैंडर्ड्स कभी एप्लीकेबल हुए ही नहीं, मतलब उनको हटा दिया गया 3 को। तो प्रेजेंटली इंडिया में 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। प्रेजेंट सिनेरियो ये है इस वक्त का। बने थे जब 42 थे, पर 3 को कभी फॉलो नहीं किया गया है, और फिर उनको हटा ही दिया गया, मतलब फॉलो उनको अप्लाई किया ही नहीं, 3 कभी अप्लाई हुए ही नहीं। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद में बोले जब ये अप्लाई हो ही नहीं रहे तो हटा ही दो ना इनको, तो अब 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर शक्तिमान बोला बोला चाचा जी हम ये जो सीएफआर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो मोहित बंसल सर अभी पढ़ा रहे हैं, क्या हमें सीएफआर सब्जेक्ट के अंदर 2022 सिलेबस के अंदर हमें सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, ये पूरे के पूरे 39 जो इंडिया में एप्लीकेबल है? तो चाचा जी बोले नहीं 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 बेटा, क्योंकि हम 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, 2016 नहीं 2022 के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पूरे के पूरे 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस सीएफआर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ने, बल्कि हमें तो कुल थोड़े बहुत ही
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, प्रैक्टिकली 12 पढ़ने हैं हमको, वो मैं बताऊं। इसीलिए तो इस न्यू सिलेबस के अंदर ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या रखा गया है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं है सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई, इससे आपको ये समझ में आ गया कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ये इंडिया में पहले नहीं आए थे, पहले आईएफआरएस आए थे, उनको मॉडिफाई करके इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। पहले ये वॉलंटरी फॉर्म में थे, 2016 से ये मैंडेटरी हो गए। उसके अलावा फिर बच्चों ये भी आपको बताया गया कि ये इन कंपनीज के ऊपर कभी एप्लीकेबल हुए ही नहीं। ये भी बताया गया कि पहले 42 आए थे, लेकिन 39 जो है वो एक्चुअल में इंडिया में अप्लाइड हैं, और जिनमें से हमको पढ़ने हैं वो ये टोटल 39 की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। याद करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। लेकिन पढ़ने जो है वो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 12 ही पढ़ने। और बच्चों ये जो कहानी से मैंने आपको बताया, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये पूरा स्टडी मटेरियल को फॉलो करके बनाया है, कहानी अपनी खुद की। और जब आप नोट्स आपके पास में जब आपने देख ही लिए होंगे, उसके अंदर ये पूरा एग्जाम्पल ऑल दैट सब कुछ है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों नोट्स में। अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास में एक बार बच्चे का। एक स्टूडेंट ये बोला कि सर ये जो आप बोल रहे हो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पहले 2015 में एप्लीकेबल हुए, लेकिन उस टाइम पर वॉलंटरी बेसिस पर एप्लीकेबल हुए, आपने मुझसे ऐसा बोला। फिर सर उसके बाद में अब आप मुझसे ये बोल रहे हो कि 2016 में ये मैंडेटरी हो गए थे, ये कंपलसरी हो गए थे, इनको 2016 से इनको फॉलो करना कंपलसरी हो गया। बिल्कुल। क्या सर ये सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते? नहीं, एक लिस्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें भी मैं बता दूं 2016 से ये मैंडेटरी हो गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इनको फॉलो करना कंपलसरी हो गया था। लेकिन ये दो फेसेस में आए, दो फेसेस में आए। दो फेसेस का मतलब क्या है, जैसे एक बार जब ये मैंडेटरी हुए स्टार्टिंग में 2016 में, तो उस वक्त कुछ अलग लिमिट थी, लेकिन उसके बाद में 2017 से या आगे आने वाले ईयर्स से कुछ अलग लिमिट कर दी गई। तो जो पहले आए थे स्टार्टिंग 2016 जब ये कंपलसरी हुए थे, उसे हम फर्स्ट फेज बोल देते हैं, और आगे आने वाले को हम सेकंड फेज बोल देते हैं, समझाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम ये देखें कि क्या इंडियन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। अब लिस्टेड कौन सी कंपनी हो सकती है, ये तो लॉ में पढ़ा है बच्चे आपने, है ना। पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। तो बच्चों यही बात मैं बोल रहा हूं कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। क्या सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं। जब फर्स्ट फेज था ना, जब 2016 में ये फर्स्ट फेज अप्लाई हुआ था, तो उस टाइम पर ये लिमिट थी कि वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई है। अगर लिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाइड नहीं है। ऐसा फर्स्ट फेज में बोला गया। लेकिन जब दूसरा फेज आया 2017 में, तो उसमें बोला गया कि अगर कंपनी लिस्टेड है, चाहे से उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम ही है या ज्यादा है या कितनी भी है, अगर कोई लिस्टेड इंडियन लिस्टेड कंपनी है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, तो उसकी नेटवर्थ चाहे से 500 करोड़ है, चाहे से 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे से 500 करोड़ से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाइड है। उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो अप्लाइड है ही, अगर उसकी कोई होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है, उनके ऊपर भी अप्लाइड। तो अब आपको समझ में आया, पहला फेस हो गया जो 2016 में आया था,
क्योंकि वो उस वक्त मैंडेटरी कंपलसरी हुआ ही था। गवर्नमेंट चाहती थी यार एकदम से सभी कंपनीज के ऊपर ना थोप दे, एक काम करें पहले जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा उनके ऊपर करें। नेक्स्ट फेज जो आएगा हमारा सेकंड फेज 2017, वहां से हम 500 करोड़ से जिनकी कम है नेटवर्थ उनके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। सेकंड आता है अनलिस्टेड कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज। अगर उनके ऊपर पहले फेज की बात करूं तो उनकी नेटवर्थ की लिमिट क्या थी, 500 करोड़ और मोर। कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो तो लिस्ट हो ही नहीं सकती, अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी है, तो अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब सेकंड फेज आया 2017 के अंदर, तो वहीं पे नेटवर्थ की कंडीशन जो है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा कर दी। पहले 500 थी, अब वो 250 कर दी, और आज तक यही चल रही है अनलिस्टेड कंपनीज पे। लिस्टेड पे तो हर तरह से एप्लीकेबल है, चाहे से नेटवर्थ कितनी भी है। अनलिस्टेड या प्राइवेट की अगर नेटवर्थ 250 करोड़ है या उससे ज्यादा है, 250 करोड़ से कम है नेटवर्थ, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाइड नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। याद रखिएगा बच्चों, अब आप ये मत बोलिएगा सर अभी तो आपने बोला था बैंकिंग कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी अप्लाइड नहीं हुए। भाई बैंक अलग है यार, एनबीएफसी अलग है। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो सिर्फ एक कंपनी मानी जाती है, वो बैंक के प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होते। अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके ऊपर पहली बार कब एप्लीकेबल हुआ था, 2018 में एप्लीकेबल हुआ था। उस वक्त था कि नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे कम। लेकिन फिर जब सेकंड फेज आया 2019 में, तो सभी को, अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो चाहे से उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज्यादा या उससे कम है, एप्लीकेबल। मतलब लिस्टेड वाले केस में अगर वो सिंपल कंपनी है या होल्डिंग सब्सिडरी कुछ है या एनबीएफसी लिस्टेड है, नेटवर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाइड है। ये सेकंड फेज में 2019 से बोला गया। एनबीएफसी अगर अनलिस्टेड है तो उसके अंदर यही वाला सेम प्रोविजन जो कंपनी में अप्लाइड हुआ था, बस 2018-2019 है। पहले फेज 2018 में बोला 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ होनी चाहिए, 500 करोड़ से कम नहीं। फिर सेकंड फेज जब 2019 में आया, बोला 250 करोड़ या उससे ज्यादा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, अगर आप सिर्फ ये वाला इन दोनों का भी पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये दोनों तो अपना आप याद हो जाएंगे। लिस्टेड के केस में कंपनी अगर है तो 2016 में पहली बार आया था, सेकंड फेज 2017 में। एनबीएफसी है 2018 में पहली बार आया था, सेकंड फेज 2019 में। जब फर्स्ट फेज आया था उसमें लिमिट क्या थी, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। सेकंड वाले में हटाई दी, बोला चाहे से 500 करोड़ से कम भी है तो भी हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नेटवर्थ। अनलिस्टेड अगर है तो वो मैंने आपको फर्स्ट फेज सेकंड फेज का टाइम तो बता ही दिया। कंपनी के केस में 16-17 और आपके एनबीएफसी के केस में आ गया 18-19, ठीक है। और उनकी क्या है, पहले जब फर्स्ट फेज था तब बोला 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ होनी चाहिए, फिर सेकंड फेज में बोला 250 करोड़ या उससे ज्यादा। आज यही एप्लीकेबल है, आज भी यही है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आज की क्लास में हम लोगों ने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया, ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया सीएफआर। और बच्चों सीएफआर का हमने सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको एक कहानी एग्जांपल के थ्रू समझाया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों आए थे, कब वॉलंटरी थे, कब कंपलसरी थे, किस कंपनी पे अप्लाइड होते हैं, किस पे नहीं होते, टोटल कितने इंड एएस हैं, हमें कितने पढ़ने हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहां तक समझा चुका। बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, हाथ के हाथ हम उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वाली क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, आज मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर को, ये चैप्टर की पहली क्लास थी। अच्छा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके लिए तो ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी क्लास को देख रहा है और अगर वो क्लासेस परचेज करना चाहता है, तो बच्चे मैं बता दूं, आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बच्चे आप जाइए और टाइप कीजिए मोहित बंसल क्लासेस, आपको ये ऐप मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक सबका प्रोवाइड कर दूं।
और आप अगर चाहो स्टूडेंट, तो आप गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हो, ऐप के थ्रू भी कर सकते हो या गूगल ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, पूरी टीम है वो आपको रेस्पॉन्स देगी अच्छे से। बच्चे अगर आप हमारी क्लासेस परचेज करते हो तो बोल देता हूं मैं आपको कि आपको हमारा कंप्लीट क्लासेस मिलती है, स्टडी मटेरियल को फॉलो करके हम पढ़ाते हैं, प्लस हाथ की हाथ हम स्कैनर सॉल्व कराते हैं बच्चों। हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का आपसे कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप क्लासेस ले रहे हो। और स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज के साथ में रहे। जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक आपके पास में क्लासेस रहेंगी, आप सुबह शाम रात दिन दोपहर जितनी बार चाहें उसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इंडिया के अंदर सबसे नॉमिनल फीस हमारे ही सब्जेक्ट्स की होती है, जबकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्लासेस भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल कंप्लीट है, स्कैनर भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हार्ड कॉपी नोट, सॉफ्ट कॉपी नोट, टेस्ट सीरीज और सब कुछ अनलिमिटेड व्यूज के साथ। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक